मेरा कल वाला प्रोग्राम ऑन है ना अभिषेक जी? क्या कल वाला प्रोग्राम ऑन है यन वाला ना? कल है कि आज है? तो आपका आज ना, मेरा कल हुआ ना। अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं, कोई अपडेट नहीं देखे चंदन जी से, आपसे किसी से तो? नहीं नहीं, वो तो ऑन है। विकास जी भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग विकास जी। नमस्ते विकास जी। हाय नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए। समझा अभिषेक जी से कि अभी स्टूडेंट और फिर और भी लोग जो होंगे सोसाइटी 5.0 के बारे में जानना चाहेंगे, और हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी होगा। एम आई राइट अभिषेक जी? यस। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में पहले बताते हैं। पहले सोसाइटी 5.0 ये टॉपिक हुआ। मेरा नाम विकास रंजन है। मैं इनोवेटिव फोटोन मैनिपुलेशन रिसर्च टीम जापान में काम कर रहा हूँ। ये रिकेन जो है जापान का एक हाईली एडवांस रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे कि मैं मेटा मटेरियल, प्लाज्मोनिक्स, नैनोफोटोनिक्स और ऑप्टिक्स एरिया में काम करता हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मास्टर्स मैंने केरला से किया, और इंडिया में ही मैंने कुछ प्रोजेक्ट वर्क किया है, फार IIT इन सब में किया। जापान से मैंने PhD की, और अभी अमेरिकन में काम कर रहा हूँ। मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है मॉलिक्यूलर सेंसर हुआ। ये आप देख सकते हैं सम ऑफ द सेंसर जो कि मैंने खुद बनाए और कोलैबोरेशन में मैंने काम किया। और ये ऊपर वाला 3D नैनो स्ट्रक्चर, ये सब जो नैनो है, ये सब हवा में सस्पेंडेड है। इसका भी एप्लीकेशन सेंसिंग में होता है। या फिर हम आप लोग कलर के बारे में जहाँ तक जानते होंगे कि कलर जो होता है वो एक तरह का केमिकल पिगमेंट्स होता है। लेकिन यहाँ मैं क्या करता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे सिर्फ मैं एल्यूमिनियम का यूज किया हूँ, नॉर्मल एल्यूमिनियम, लेकिन उसका क्या किया, नैनो स्ट्रक्चर डिजाइन किया, और उससे मैंने बहुत सारे पिगमेंट्स, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कलर मैंने जनरेट किए। यहाँ कोई केमिकल नहीं है, बस मेटल है जिसको कि मैंने डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट पैटर्निंग करके डिफरेंट कलर प्रोड्यूस किया। और ये सब मैं सेंसिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर आप कार्बन फाइबर और कार्बन फाइबर ये सब का बात सुने होंगे, तो उसका भी मैं एनालिसिस करता हूँ टिप इनहैंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये सब मेरा काम हुआ। लेकिन आज का टॉपिक जो हुआ इससे थोड़ा सा हटके है। इसको कहते हैं सोसाइटी 5.0। तो बिफोर गोइंग सोसाइटी 5.0, मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि बहुत लोग काइजन के बारे में जानते होंगे, या जो नहीं जानते होंगे, ये आप जान लीजिए कि जापान में जैसे हम लोग की तरफ इंडिया में जुगाड़ मॉडल चलता है, या यूरोपियन कंट्रीज में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब की बात होती है, तो जापान में भी काइजन प्रिंसिपल है। यहाँ की जो कंपनियां हैं वो काम कैसे करती है, तो वो प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मॉडल है, जिसके की तहत ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जापान जो था मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, और इतना पैसा कमाया कि उसके पास वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइट करने के लिए बहुत सारे पैसे हो गए थे। एंड हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने के बाद भी वो, मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मैं जापान को समझाऊं, कि काइजन मॉडल जो है जापान का एक मेथड है, जिसके तहत वो हर वक्त वो आगे एडवांस और आगे ही बढ़ता ही चला। लेकिन जापान में साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि यहाँ एक एजिंग सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग ओल्ड होते जा रहे हैं और नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसके लिए क्या हुआ कि जापान जो सरकार थी ये सोची कि हम क्या कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक लगभग 10-15 साल पहले इन्हें सोसाइटी 5.0 एक मॉडल दिया, जहाँ पे क्या था कि अभी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम जो जापान के अंदर है, वो ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी को हम कैसे इकोनॉमिकली बैलेंस करें, और उसको जो सोशल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हुए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और वो प्रॉब्लम का एरिया हो सकता है इधर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंस, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, जहाँ की वाटर और पोल्यूशन इन सब की है, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, डिफरेंट एरियाज जहाँ पे कि सोसाइटी 5.0 के तहत वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यदि हम जाएं कि व्हाट इज सोसाइटी 5.0, तो दिस इज द काइंड ऑफ
like this is the model, like this is our growing society. So earlier we were hunting society, we were in hunting society, and then we moved to, you can see here the second one, like where we try to go for farming, and then slowly from farming we moved to industrial society, and right now we are in information society. So this is the model around 18,000 year ago, or in between 18,000 to 17,000, sorry, 80,000 से 70,000 साल पहले हम लोग हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग धीरे धीरे ग्रुप में आने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। ये लगभग जहाँ की हिस्ट्री बताती है 3,000 से 6,000 साल पहले की ये कहानी है कि हम लोग एग्रीगेरियन सोसाइटी में रहते थे। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और उसमें क्या हुआ कि हम लोग कोई भी हुआ जो प्रोडक्ट बनाते थे उसका मास स्केलिंग करने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा। उसी दरमियान हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, मतलब बिजली पैदा हुआ, शिप अच्छे अच्छे बनाए, एरोप्लेन बनाए, जिससे कि यात्रा करना बहुत आसान हो गया। लोग मूव करने लगे एक जगह से दूसरे जगह पे, हमारी सोसाइटी एडवांस होने लगी। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत सारे कल्चरल रिवोल्यूशन उसी दरमियान आए, जैसे मार्क्स और ये सब चीज़ें जो थिंकर्स होते हैं ये सब पैदा हुए, और उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स और गे राइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऐसे ऐसे बात हुई, और इससे हमारी सोसाइटी दिन प्रतिदिन इवॉल्व होता चला गया। उसके बाद अभी की जो सोसाइटी है, हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो कि 21st सेंचुरी की है, जहाँ पे कि हम लोग सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, और जहाँ तक कि हम लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी के चलते ही आज हम और आप इंटरनेट के थ्रू बात कर पा रहे हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ सब एक हम लोग फिजिकल लाइक डिवाइसेस जो हैं इंटरनेट के थ्रू, साइबर स्पेस के थ्रू हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन व्हाट विल बी द नेक्स्ट? तो अभी की जो सोसाइटी है उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं सोसाइटी 5.0 में, जहाँ पे कि अभी जो सेंसर्स हैं वो डाटा देते हैं, लाइक वी हैव सपोज सम टेम्परेचर सेंसर। तो वो क्या करते हैं कि हमें बताते हैं कि टेम्परेचर इतना है, एंड देन सम ह्यूमन गो इंटरवेन एंड टेक डिसीजन। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सब फील्ड में काम चल रहा है, जहाँ पे कि मशीन जो है खुद ब खुद डिसीजन लेने लगेगा कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। सो दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इन सब के लिए इसका नाम दिया गया है नॉलेज सोसाइटी, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉलेज सोसाइटी, जहाँ पे कि जिसके 4 की एलिमेंट्स हैं, IoT, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इन चारों का कम्बिनेशन करके हम लोग नॉलेज सोसाइटी में आगे बढ़ने जा रहे हैं, जहाँ की ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और हमारा जो इशूज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सपोज दिस इज द फर्स्ट की एलिमेंट्स, IoT. What is IoT or where it is? So when we say where it is, it's everywhere. Now we have earlier this is the physical devices. Right now we have mobile phone, where we can not only see that like we don't only communicate or see the time, but we can monitor several things like our heartbeat or different kind of parameters that we can observe. और ये कुछ हुआ कि स्मार्ट हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे काम हो सकता है। हमारे जो स्मार्ट डिवाइसेस जो घर के अंदर हैं वो सब बहुत ही हाई टेक होने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी हो रहे हैं, और ये प्रोसेस में है, इवोल्यूशन प्रोसेस में है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि डिवाइसेस हुए, बहुत सारे सेंसर्स हुए, ये आपके डिवाइस में, व्हीकल्स में, बिल्डिंग्स में ये सब कनेक्टेड रहते हैं, और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहता है कि अभी टेम्परेचर क्या हुआ, या फिर कितने स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, आपको अगला क्या करना चाहिए, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट वी हैव टू डू। तो सच काइंड ऑफ दिस इज लाइक वी कैन सेंड सिग्नल एंड वी कैन रिसीव सिग्नल। ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ IoT सेंसर्स हुए, और ये सब पैरामीटर जिसका कि मार्केट वैल्यू हुआ कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि मोशन सेंसर, या फिर सॉरी मैं यहाँ पे रखता हूँ कि IoT जो है डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यू एरियाज दैट आई विल मेंशन, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, या फिर क्या कहता है आप स्मार्ट पार्किंग में, या फिर आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं कि IT सेक्टर में, स्मार्ट मीटिंग में, या इंटरकनेक्शन में। इन सब एरियाज में हम IoT के डिफरेंट सेंसर्स यूज कर रहे हैं। और ये सब सारे सेंसर्स जैसे हुए कि जैसे कि फ्लो सेंसर हुआ, केमिकल गैस डिटेक्शन हुआ जिस पे कि मैं भी काम करता हूँ, वाइब्रेशनल सेंसर हुआ, अल्ट्रासाउंड सेंसर हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं, और उससे हम डाटा
डाटा को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन वी कैन मेक सम डिसीजन। और इन सब से क्या हुआ कि डिफरेंट जो एरियाज हुआ, जैसे कि हमारा हेल्थ सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर विल रेडिकली रिफॉर्म। और जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वी हैव सम CO2 concentration, this is too much high, or solar radiation, UV radiation, such kind things are there. So such information we can extract using our sensors, and we can make decision like अभी समय जाने का नहीं है, तो गेट के पास ही हमें कोई डिवाइसेस है वो हमें बताए कि अभी यूवी का जो है रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, दिस इज नॉट दैट अप्रोप्रिएट टाइम टू गो। और मोबिलिटी की एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमें कोई सेल्फ ड्राइविंग कार, जो गूगल के बारे में आप लोग सब सुने होंगे कि गूगल जो है सेल्फ ड्राइविंग कार, जहाँ पे कि ड्राइवर की हमें ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या होंगे यदि हम एक कार बनाने की कोशिश करते हैं, एक सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे कार जा रही है, आगे में हो सकता है बारिश आ जाए या कोई जानवर आ जाए, तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस दे हैव टू टेक। तो ऐसे सेंसर तो हैं, मोशन सेंसर हुए या फिर आपको कोलिजन सेंसर हुए, ये सब आपको बता देंगे कि पाथ में क्या आ रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्टेन डिसीजंस दे हैव टू टेक। So such kind of things are only possible through machine learning and artificial intelligence. तो इन सब एरिया, सेफ्टी एरियाज में या फिर स्मार्ट इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे हम आज नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो उन सब एरियाज में स्मार्ट इंडस्ट्री की यदि हम बात कल्पना करते हैं तो उसमें जो होंगे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएगी और मास प्रोडक्शन होने लगेगा, दिन रात काम होगा। हमारा ह्यूमन का एक लिमिटेशन है कि हम लोग 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन यदि ये चीज़ें स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हो जाए एंड दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन कि कब हमें प्रोडक्शन करना है, कब नहीं करना है, और देयर बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा कि हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज वी ह्यूमन हैज सम काइंड ऑफ टेंडेंसी दैट वी वांट टू कंट्रोल, वी वांट टू हैव कंट्रोल, वी डोंट वांट टू लूज द कंट्रोल। तो इसके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम लोग स्मार्ट इंडस्ट्री, जहाँ की प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं इन सब चारों की एलिमेंट्स का यूज करके। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि ये सब जो डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइसेस, जब हम कनेक्ट करते हैं तो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ डाटास, एंड दैट डाटास we call it big data, and there are 3 elements, 3 V's that is very important: volume of data, velocity of data and variety of data. So इसको हम कैसे स्ट्रेंथ करें, इसके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या इसके वीकनेसेस हैं, ये सब फिर एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो ये डाटा को हम कैसे वॉल्यूम करें, इसको कैसे हम फास्ट बनाएं, और इसमें कैसे जो बहुत सारे वेरिएबल्स हुए या सोशल नेटवर्क हुए या फिर जो डेली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, इसको मैनेज कैसे करें, ये सब बिग डाटा के तहत आता है। जिसमें कि हम फिर आया कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा रोबोटिक्स एरिया, पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारा पहले जो रोबोटिक्स एरिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसा हुआ करता था और आज कैसा हो गया। पहले लोग खुद बनाते थे, चीज़ों को हाथ से बनाते थे, और आज उसको रोबोट बना रहा है। हमारे इंडिया में अभी भी लॉजिस्टिक्स जो हैं, इसको लोग कैरी करते हैं, एक लेबर जाता है, उसको सामान को उठा के बोरा में, फिर ट्रक में डालता है, फिर उसको कैरी करता है। लेकिन जहाँ मैं जापान में रहता हूँ, मैं लगभग 7-8 साल से हूँ, मैंने किसी को कैरी करते हुए 10 kg का भी सामान मैंने नहीं देखा है। वहाँ क्या होते हैं कि ऑलरेडी आपको गाड़ी के पीछे एक लैडर होता है, वो नीचे जाता है, उसके ऊपर आप स्लाइड करके सामान रखो, इट जस्ट टेक इट अप। एक तरह से लिफ्ट सिस्टम लगा होता है। उसके अंदर भी यहाँ कन्वीनियंट स्टोर हैं, वहाँ पे क्या होते हैं कि आपको क्या होता है कि बहुत सारे बहुत सारे ऐसे बॉक्स लगे होते हैं जिसके के अंदर आपको फूड पैकेट्स या फिर ड्रिंक्स, ये सब ऑलरेडी रहते हैं। आप कॉइन डालो और वो आपको दे देंगे। वहाँ ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि आप यदि कोई एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक गया, तो फिर वो कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सब लोरा डिवाइस है, इन सब के तहत वो क्या करते हैं, ये सब सारे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब दे सेंड देम सिग्नल, ये प्रोडक्ट यहाँ घट गए हैं, तो जस्ट ड्राइवर कम्स एंड दे जस्ट अगेन लोड द प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे लॉजिस्टिक सेक्टर मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें चेंज हो गई हमारे आंखों के सामने। बहुत सारी चीज़ ये सब चेंज हो रहा है। अभी आप मोबिलिटी के सेक्टर में, ये हमारा नेताजी सब चढ़े करते थे, ये कौन एम्बेसडर कार हुआ,
और अभी की कार जो है आगे और मे बी इन द फ्यूचर ड्राइवरलेस कार आने जा रही है, इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट है। अभी ये रोड पे नहीं है, लेकिन इसके टेस्ट ड्राइव्स ये सब चल रहे हैं। यूएसए में भी हो रहा है, जापान में भी इस पे काम हो रहा है। और अगेन फॉर सेफ्टी, ऑटोमेशन, अगेन फॉर डिलीवरी, इन सब एरियाज में ड्रोन और ये सब का 7-Eleven जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज, लेकिन ये जापान में एक बहुत ही फेमस कॉन्वीनियंट स्टोर है जहाँ पे कि आप कोई भी प्रोडक्ट जाइए और खरीदिए। और इन सबको IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से कनेक्ट करने, बिकॉज दे हैव ए लार्ज चेन, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, धीरे धीरे हो रहे हैं। और ये फ्यू जो रोबोट्स हैं, जिनके आप वैसे रोबोट्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सब असीमो जो है, असीमो रोबोट जापान का, हमें लगता है कि सबसे पहले ये बहुत फेमस था, आज से 5-7 साल पहले। ये बैराक ओबामा के साथ वो क्या कहते हैं, आपको फुटबॉल भी खेला था। तो ये जो असीमो रोबोट है, ये होंडा कंपनी द्वारा बनाया गया था, और ये प्रोजेक्ट अराउंड 90 के आसपास शुरू हुआ था। और ये जो है मेरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट रीकेन है, उसके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में ही ये बना था, ये अशीमो रोबोट। बट इन जापान उससे पहले ही बहुत सारे रोबोट बनाया गया है, ऐसे कि एक पेट डॉग भी बनाया गया था, और सीमो से पहले वेट लिफ्टिंग रोबोट भी जो सामान को कैरी कर सकता है। ये जो आप डॉग की बात कर रहे हो ना, ये बहुत ही न्यू है। इसके साथ मैं प्ले भी किया हूँ, ये सोनी कंपनी ने बनाया है। ये शायद 2015 के बाद 15, 16, 17 के करीब आसपास आया है। और तो ये 3 जो रोबोट हैं, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट है, ये आपको फुटबॉल खेल, so there are number of events occurs, then what kind of decision they will take. See, weightlifting is a different thing. Weightlifting, someone can, you just press the button, it will lift it. But once robot has to make their own decision, that is a quite different thing. Then there will be a combination of sensors and artificial intelligence. There will be a lot of algorithm that need to be written, and then machine will take their own decision. तो मैं ये जो रोबोट की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं पेट डॉग की बात कर रहा हूँ, आई प्लेड विद दिस डॉग, सो व्हेन आई से कम कम कम, दे यूज्ड टू कम, एंड व्हेन आई जस्ट पेट देम और लाइक डू, दे जस्ट शेक देयर टेल, like they were properly behaving like a proper pet, I will say. But still, it's not like a perfect pet, I will say. But I played, and I was amazed to see that a small dog, and they have a lot of integrated components. And like, you know, so that was really I was amazed, and I was thinking, why not in India we can make such kind of things. I'm not sure about the India right now, what is the progress. तो इन सब एरियाज के लिए, और ये फ्यू जो हैं मैंने अभी जो है जापान में जैसे हैं कि आप जैसे रोबोट की, आप जैसे अभी पता नहीं कौन बोल रहे थे, बट ही टॉक्ड अबाउट वेट लिफ्टिंग. बट राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रोबोट, it's about the cognitive behavior assistance system, and different kind of robot is there. They have different kind of work. For example, like, you know, vision sensing, or helping old people, or like mobility, and like, so we have a kind of list of robot that Japanese laboratories are making right now, or research is going on in different areas. जैसे कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, ये है रीकेन के अंदर सेंटर फॉर एडवांस इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। रीकेन में जो काम कर रहा है, वहाँ पे है कॉग्निटिव बिहेवियर असिस्टिव सिस्टम एंड रोबोट्स फॉर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, इस पे काम हो रहा है। एक दो मैं और आप लोग को पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। इज इट ओके? कैन यू सी दिस? जापान में तो जितना भी रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें कोई भी आदमी नहीं होता है, बस 2-3 लोग होते हैं जो रोबोट्स का ध्यान रखते हैं, और वहाँ पे काउंटर पे भी रोबोट्स ही बैठे रहते हैं, और 9 जैसे रोबोट वहाँ पे रखा रहता है, और एक पेपर रोबोट भी होता है जो सारे टेबल के पास बैठा रहता है। जापान के I am in Tokyo, and I have visited couple of restaurants, like such restaurant. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक जगह ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप रोबोट देखते हो तो दिस इज, सी, ह्यूमनॉइड इज डिफरेंट थिंग एंड रोबोट इज डिफरेंट थिंग।
रोबोट कुछ भी हो सकता है कि लाइक इट्स ए काइंड ऑफ मशीन और दे कैन विकास सर तो थोड़ा माइक के क्लोज जाइए ना, आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। अभी आ रहा है? यस Sorry. यस आपको पहले बोलना चाहिए था। नहीं नहीं ठीक है, पहले आ रहा था, अभी डिस्टर्ब हुआ। होंडा जो है हमारे रीजन के जस्ट आगे है, उसका आप देख सकते हैं। साउंड आ रहा है, साउंड दिख नहीं रहा है, कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं सॉरी, मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट रोबोट दिखाना चाह रहा था। आई डोंट नो हाउ टू शेयर दिस स्क्रीन विथ यू। कैन यू सी सम वीडियो है? नो No. I think you have disabled to that another screen. You have only allowed for the PPT. ओके वेट लेट मी शेयर अगेन। ओके You have to share again. Yes, I'm sharing it. Can you see now? yes Yeah, Thank not you. as visible. yes So this is a Simo, a robot manufactured by Honda company. And you can see the evaluation process. Almost it has retired now. So the Simo work has started. And you can see how they are falling and they are not able to keep their leg properly. Almost 15 years of trial and error. Now you can see it is able to move. You can go up and down. He's playing with Barack Obama. Or that was really amazing experience when I saw this robot. And if you want, I will share all these links, or this is available on YouTube. This is the other robot that you can see, Sophia. This is not from Japan. It was gifted to America. Yes. If you ask any question to her, she will reply, she will behave. And this is another robot. This is again from Osaka University, where I did my PhD. And one of the professor from Toyonaka campus, another campus. This is the robot that he made it. I don't know. So this is the robot manufactured by my university, Osaka University. We will mimic the behavior. And her name is Erika, and she is helping job seekers to find, or she's interviewing her like him. 画期的なアイデアを新しく生み出し、そのクリエイティブなその発想、新しいアイデアを生み出そうという。Robot is involved now decision making. So these are humanoids, and they are making decisions. Like they should select the people, or they should not select. Such kind of critical work is done by robots these days. Or so these are the things that I want to share with you all. ओके अब हम लोग ऑडियंस से एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। और कुछ प्रेजेंटेशन बाकी है? हेलो Yes, I'm almost done. यस ओके तो हम लोगों के बीच एक बार इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह है, जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं। उनसे एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। यस सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मेरा नाम डॉक्टर राकेश, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, yes. You are audible. हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हूँ। और ये नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है जहाँ डिपार्टमेंट है। और हमने वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरी डेवलप किया है। हमारे पास स्ट्रक्चरल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, सिंथेसिस, सिमुलेशन, ये सारी लेबोरेटरीज हैं। टोटल 23 हाई एंड रिसर्च इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। इसमें एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर, इम्पेडेंस एनालाइजर, थर्मल एनालिसिस, फोटोल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी विजिबल एनआईआर स्पेक्ट्रोमीटर, dynamic light scattering and zeta potential, nanoparticle tracking analysis system, ball milling machine, micro injection molding machine, scanning electron microscope, atomic force microscope, scanning tunneling microscope सहित बहुत सारी चीजें हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसे कर रहे हैं कि बिहार राज्य को कैसे इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, बिहार राज्य में कैसे इनोवेशन हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, इंडस्ट्री का हमारे साथ लिंकेज हो। उस चीज को देखते हुए जैसे हम लोगों ने फूड के सेक्टर में काम किया कि सुपर फाइनिंग ग्राइंडिंग जो होता है फूड मटेरियल्स का, पाउडर्स का, स्पाइसेस के रूप में यूज होता है। अगर हम लोग उसके सुपर फाइनिंग ग्राइंडिंग्स पे काम करते हैं तो उसके पूरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोमेडिकल एप्लीकेशन, फिजिको केमिको प्रॉपर्टी सारे चेंज होते हैं। तो उसकी सारी संभावनाएं हमारे बिहार में है इंडस्ट्रीज की। उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है हम लोगों का राइस हक से नैनो सिलिका का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक ये सारी स्टडीज हम लोग कर रहे हैं सो दैट कि बिहार में इंडस्ट्रीज हो सके। फोटोनिक्स की बात मैंने देखा तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी काम करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स के फोटोल्यूमिनेसेंस बिहेवियर पर, ऑप्टिकल बिहेवियर्स पर भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो अभी जो मुझे व्हाट्सएप विजय प्रकाश सर के थ्रू मिला जिसमें अभिषेक रंजन ने, विकास रंजन जी का, तो मैं अभी काफी बिजी था लेकिन मैं सोचा थोड़ी देर के लिए मैं जूम के थ्रू आपके साथ अटैच हूँ और अपने थोड़ा हो रहे कार्यों को देखूं। मेरी अपनी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट गूगल पे खोजेंगे तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो कुछ एक्टिविटीज वहाँ दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप बिहार ओरिजिन के हैं, हम लोग भी बिहार से हैं, तो बहुत सी हम लोग उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मिलके जुल के कर सकते हैं। और आपका जो सेंटर जहाँ आपने खोला है, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जहाँ भी आप इनोवेशन सेंटर 15 तारीख को के अप्रोक्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं लोग। विकास जी उसके बारे में थोड़ा मिशन के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। Rakesh, it was meeting you and the kind of work that you are doing in Bihar. And yes, I'm one of the guy who worked in manufacturing or the machine that you have mentioned. I'm looking at the facility of weekend. That is very advanced laboratory like the lab. आवाज थोड़ा कट रहा है, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। Is it okay now? Yes. Yes. All right. Yes. I'm quite close to computer, so I am the guy. I and the other people along with that. I am involved in 3D nanofabrication, kind of donation, kind of that I manufacture. And very few groups all around. कम आ रहा है, आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। लैपटॉप का माइक यूज करने से होता है कभी-कभी ये प्रॉब्लम, मेरे साथ भी होता है। हाँ, इसलिए तो मैं मोबाइल पे थोड़ा टच हो गया हूँ, मोबाइल के थ्रू। Just give me time. I will just exit and again come back. हम लोगों का भी मतलब आगे का मिशन यही है कि बिहार में अपने नया नया टेक्नोलॉजी कैसे इन्वेंट किया जाए। यस, हाँ, अब आ रहा है। Am I okay now? Yes. Okay. तो राकेश जी, मैं भी जापान में मैंने किया था, सेंसिंग एरिया मेरा काम था, केमिकल डिटेक्शन यूजिंग और हमारे बहुत ही लोग बहुत ही पायनियर इन द एरिया ऑफ फोटोनिक्स। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, दे आर इन माय कॉन्टेक्ट। आप यूज नेम इट फाइबर ऑप्टिक और टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट एरियाज लाइक फैब्रिकेशन,
we have many talented people from Bihar. They are working all around the globe. तो क्योंकि हम लोगों ने डिग्री सेंटर से पढ़ाई की थी, मास्टर्स मैंने कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की थी, उसके बाद PhD मैंने जापान ओसाका यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरा थीम था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काइंड ऑफ नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, एंड उसका मैंने यूटिलाइज किया था रमन लाइक केमिकल डिटेक्शन इसमें। फिर मैंने हाइपर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एरिया में काम किया। फिर मैंने LED जो आप जानते होंगे, LED है यासी नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, उस पे भी मैंने काम किया था फॉर वाइट तो आज आपका प्रॉब्लम हो रहा है सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड नॉइज मेरे तरफ से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। एक बार आप सबको म्यूट अनम्यूट करके फिर नाउ इट्स ओके। यस। तो हाँ राकेश जी, तो यही है कि इन सब जो आप ऐसे जो आपने बताया था इंस्ट्रूमेंट का जो आपने नाम बताया, उन सबको मैं क्लीन रूम में लगभग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं क्लीन रूम में यूज कर रहा हूँ। एंड वी हैव एक्सेलेंट फैसिलिटीज एंड देयर इज एम्पल chances that we can collaborate, but again we need permission, and we can find out how we can collaborate and where we converge, that we need to see. और जहाँ तक अभिषेक जी बोले हमारे लैब सेंटर के बारे में, हम लोग ऑटोमेशन IoT इन सब एरिया में एक फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं पटना में, जहाँ पे कि बच्चे आएँ और वहाँ पे रोबोटिक्स IoT इन सब एरिया में काम करें, कुछ सीखें, कुछ अच्छा करें, एंड दे ट्राई टू कम अप विद सम गुड प्रोजेक्ट, लाइक कम अप विद सम गुड प्रोडक्ट। यही मोटिवेशन के साथ हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो एम है कि अराउंड फ्रॉम अगस्त वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और अभिषेक जी विल बी ऑन द ग्राउंड, वहां पे रहेंगे। प्रोफेसर यू नीड टू टर्न ऑन द माइक। यस सर। यस। तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप पटना में? मुझे अभी आपसे मिल के मेरे दिमाग में बहुत सारा प्लान आने लगा है, पहले तक तो नहीं था। नहीं, यहाँ पर एक बिहार ब्रेन ग्रुप है, बिहार ब्रेन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि वो भी साउथ कोरिया से आए हैं, विभूति विक्रमादित्य। मैं आपको शेयर करूंगा उसका साइट। इसमें सारे नॉन रेजिडेंट बिहारी ही जो बाहर में है वो मिलके कुछ काम कर रहे हैं। आई थिंक उनके साथ भी मैं अपना इंटरेक्शन करा दूंगा। इट विल बी वेरी नाइस कि हम लोग मिलजुल के कुछ बिहार के लिए करें। सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैं नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में काम कर रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन था मैग्नेटिक नैनो मटेरियल्स एंड फिजिक्स एजुकेशन। लेकिन मैं जब बिहार को इंडस्ट्रियल देख के, तो बिहार में रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज को रिसर्च के थ्रू इंडस्ट्रियल चीज की प्लानिंग में करना। जैसे मैंने फूड कहा, एग्रीकल्चर कहा, आयुर्वेदिक भस्म है, वो भी एक नैनो मेडिसिन। तो उस तरह की काम को मैं ला रहा हूँ सो दैट कि बिहार में इंडस्ट्रियल चीज हो सके, है ना। तो अगर ये हम लोग भी ज्वाइन करते हैं, इस तरह से टीम वर्क बनती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल चीज लाने के लिए तो थोड़े से बहुत इंडस्ट्रियल पार्टनर चाहिए, तो स्टार्टअप चाहिए, उसमें भी तो मेहनत तो है। और आप और जहाँ तक आप नैनो टेक्नोलॉजी इन सब की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक बिहारी NRI हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं बिहार के, एंड दे आर लिविंग वेरी इयर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब, उसमें हाईली स्किल्ड लोग हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे जितने भी नेटवर्क के लोग हैं सब वहीं पे बैठे हुए हैं पार्ट ऑफ द ग्लोब। लेकिन जबकि आइडिया ऐसा कन्वर्ज हम लोग का नहीं किया है कि हम लोग बिहार के लिए क्या करें। मैं एक अगर नेक्स्ट वीक में आपका एक आधे घंटे का एक लेक्चर अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच लूं, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द बिहार। अगर आधे घंटे का हो तो मैं जूम के थ्रू एक करा देता हूं। ओके, सो वी कैन फाइंड इट आउट, क्योंकि अभी मुझे अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा, एंड देन वी कैन नॉट मोर देन 30 मिनट्स है ना। अदर एक किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट कीजिए माइक और पूछ सकते हैं। दीपक कौशिक।
आवाज शायद आ रहा है। प्रोफेसर राकेश, नैनो टेक्नोलॉजी का मेन यूज कहाँ पे हो सकता है? you just name the area where we can't use it. Endless applications. मतलब नहीं, अब जैसे बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन आया है, अभी चूंकि हम सोसाइटी 5.0 के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या कहता है सेंसर्स का यूज हो रहा है। मैं बहुत सारे सेंसर बनाता हूँ, या फिर प्रोफेसर भी हैं, ही आल्सो नोज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर। हमारी जो ऑप्टिकल सेंसर, तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आया है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट फॉर आवर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विथ रेस्पेक्ट टू IoT एंड रोबोट? What will be the project for our next technology with respect to IoT and robotics? I think so. अभिषेक जी, आपसे मैंने कल कुछ शेयर किया था, आप उस बच्चे को बता सकते हैं? कौन? ट्रेन वाला? ट्रेन वाला। एग्जैक्टली, यस। हम बताना चाहते हैं कि जैसे जो अभी इंडिया में क्या होता है कि ट्रेन आता है तो उसके एक किनारे सारे लोग खड़ा रहते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। पर अभी जो है सेंसर को यूज करके जो जापान में चल रहा है टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे ट्रेन आने वाला है तो एक लाइन टाइप का होता है कि ऑटोमेटिक वो गिर IoT जाए। से वो मैसेज आ जाएगा कि अभी ट्रेन आने वाला है। नो 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 नो, IoT नहीं 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 नहीं, वो डिफरेंट चीजें, मतलब क्या बोलते हैं, एक लाइन टाइप का एक गिर जाता है कि मतलब उससे आगे लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे और ना यूज हुआ कि ट्रेन आता है, डिटेक्ट करता है उसको सेंसर से और फिर प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करता है कि क्या करना है। मैं थोड़ा विकास सा बताता हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि अपनी तरफ क्या होता है, प्लेटफॉर्म को लोग क्रॉस करते हैं। जापान में ऐसा नहीं होता है, समझे कि जो जिस प्लेटफॉर्म पर वही है। फिर भी क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन आ रहे हैं, लोग देखने गए, गिर गए, या कुछ कोई लोग कूद भी गए, सुसाइड कर लिए। उन सब से बचने के लिए बैरियर लगाते हैं। तो आप सपोज कि हम लोग कोई थ्रेड का बैरियर लगाए, मतलब बहुत सारे रस्सी जो है उसको बांध के रखे पूरे प्लेटफॉर्म के चारों तरफ। लेकिन जब ट्रेन आई तो हमारे से रोबोटिक्स रहेंगे, जैसे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब का यूज करके डिसाइड करें ओके ट्रेन आ रही है, वो खुद ब खुद उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी वो रस्सी, और फिर लोग के हाइट से ज़्यादा जैसे जाएगी लोग उसके अंदर जाएंगे, और जब ट्रेन खुलने लगेगी थोड़ा सा स्पीड लेगी, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। इससे क्या हुआ कि एक्सीडेंट के चांसेस, जस्ट मैंने क्या बोला, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा टेक्नोलॉजी, और जैसे टेक्नोलॉजी और IoT रोबोटिक्स इन सब का यूज करते हुए एक प्रॉब्लम मैंने ये सोचा कि इसको सॉल्व ऐसे किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम। बैरियर्स का एग्जांपल तो अपना मेट्रो सिटीज में है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही बैरियर्स लगे हुए हैं कि जो भी कहीं ट्रेन आएगा तब तक ना गेट क्लोज रहेगा, गेट का डोर ओपन होगा, फिर बाकी बैरियर का भी गेट ओपन होगा, फिर लोग अंदर जाएंगे, फिर गेट बंद होगा। जो टेक्नोलॉजी जापान में चलता है उसका मेरे पास लिंक है, एक बार वीडियो भेजेंगे तो तुमको समझ में बेटर तरीका से आएगा कि कितना जबरदस्त है। 0% चांस है उसे एक्सीडेंट का, 0%। होता क्या है कि आपको वो बैरियर होता है ना कितना वायबल है, जैसे कि हम वही चीज हम अपने लखीसराय में नहीं लगा सकते हैं जो आप दिल्ली मेट्रो में देख रहे हो, समझे? प्राइस कम करना, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, चीजों को बेटर बनाना, इन सब चीजों पे हम फोकस करने जा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब सिर्फ सीधा गए मून शॉट प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, नहीं, वी विल गो वन स्टेप अहेड, दैट्स इट। जैसे कि कल परसों मैं AC के बारे में देख रहा था, जापान में एक AC का प्रचार चल रहा था, तो स्मार्ट AC। उसमें क्या था कि आप जैसे रूम में जैसे जैसे घूम रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वहाँ क्या है कि आपके AC के पास एक कैमरा छोटा सा लगा हुआ है, और दे विल रिकॉग्नाइज योर फेस कि हाँ आप यहाँ अभी रूम के इस लोकेशन में बैठे हुए हो, तो वो एयर का विंड जो है वो ऑटोमेटिक उधर मुड़ जाएगा, और जो हवा का जो फ्लो है आपके ऊपर आएगा। तो कैन बी डू विद द फैन, क्या हम पंखे के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारे तब सारे के सारे लोग अमीर घर के हैं नहीं, लेकिन फैन हर एक के आदमी, मतलब सीलिंग फैन ऐसे मतलब फैन जो है,
तो चीज़ों को हमें वायबिलिटी भी देखना है, कितना वायबल है, कितना लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या एक स्टेप हमें आगे जाना है, 2 स्टेप आगे जाना है। अभी हम लोग कोई सैटेलाइट नहीं बनाने जा रहे हैं। इवन वी कैन थिंक अबाउट दैट, यदि सारे लोग मिलकर कोशिश करें तो हम लोग वी हैव इसरो एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन सेंड आवर सैटेलाइट। तो क्या बना सकते हैं, क्या हमारे पास कैपेसिटी है? तो हमारे साथ अभी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसके लिए क्या हुआ कि हमें पहले कॉम्पिटेंट टीम बनाना होगा, लोगों को जुड़ना होगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे काम करेंगे, वी कैन गो एनीवेयर। जो अभी जापान में होता है, जो अभी हिताची करती है, हम लोग कर सकते हैं, पटना में कर सकते हैं। हम बहुत खुश हुए प्रोफेसर राकेश, सॉरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, उनसे मिलके कि उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था कि मैं कुछ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ। राइट नाउ आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। अतुल सर, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं थोड़ा हार्डवेयर में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस सीखने के हिसाब से बस बैठा हुआ था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी मतलब इनोवेशन है इस टाइप के हम लोग बिहार में लाते हैं लोग, तो वो क्या कैसा प्लानिंग है? क्योंकि आप MBA किए हुए हैं IIM से, तो आपसे तो डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बार अपना कुछ उसमें गाइडेंस या सजेशन। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, मतलब स्पेशली अब जैसे चूंकि सर अभी जापान में है, तो आप जानते हैं कि जापान और बिहार का बहुत स्पेशल रिलेशनशिप भी है बुद्धा के चलते। तो बहुत सारे लोग को एक सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं अभिषेक जी की, बिहार से सैकड़ों लोगों को आप जापान भेज सकते हैं। उसमें आपको विकास जी मदद कर सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, क्योंकि जापान में जो एक सबसे बड़ा शॉर्टेज जो बता रहे हैं कि यंग जनरेशन का कमी हो गया, बच्चे कम है वहाँ पे, और ज्यादा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर तरह के काम के लिए लोगों की जरूरत है। लोगों को थोड़ा बहुत लोनलीनेस भी ज्यादा हो जाता है, तो हम उस वे में देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज तो ऑटोमेशन के थ्रू और रोबोटिक्स के थ्रू बहुत सारा काम कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट आता है कि लोगों को बात करने के लिए इंसान चाहिए होता है बहुत सारे बिजनेस में, तो उस एलिमेंट में बिहार का, जहाँ तक आपका रोबोटिक्स वाला जो आपका एक्सपर्टीज है, तो उसमें बिहार में कॉस्ट बहुत लो है और जापान का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो जापान का टेक्नोलॉजी R&D को यूज करके और बिहार में आप अगर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके या किसी इन्वेस्टर के साथ, बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप जो काम जापान में मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ येन में हो रहा है, वो हो सकता है कि बिहार में हो सकता है कि उसका 10% कॉस्ट में हो जाए, या 10% नहीं, मतलब 30% कॉस्ट में हो जाएगा। तो बिहार, आप जापान के पास टेक्नोलॉजी है, R&D है, और बिहार के में आप कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का बेस बिहार में बना सकते हैं, कि बहुत मास लेवल पर बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट का भी बहुत सारा फंड होता है, और अदरवाइज भी प्राइवेट भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बिजनेस आपका तो ऑलरेडी बिजनेस है, जनता ग्रुप, और आपका जो बिजनेस है, तो आप ये कर सकते हैं, एक बिजनेस के रूप में लेवरेज कर सकते हैं। विकास जी अपना टेक्नोलॉजी के रूप में सकते हैं, काम भी दे सकते हैं आपको, और आप वहाँ पे एक बेस बना दिए कि हम जापानीज क्लाइंट आपका जापान में होगी, और आप बिहार से जापान एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो अभी क्या है कि देखिए, चाइना के प्रति जो इतना सेंटिमेंट आया हुआ है दुनिया में, तो आज जापान भी चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करता था, लेकिन आप बिहार को आप अल्टरनेट बना सकते हैं चाइना का, कि चाइना से भी बराबर कॉस्ट से कम कॉस्ट में आप बिहार से बैठे बैठे बहुत सारी चीज आप रोबोटिक्स ऑटोमेशन में बना सकते हैं। और अब अगले 5 साल में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरा दुनिया में ये रोबोटिक्स ऑटोमेशन का ही जमाना आने वाला है। ये जो मैनुअल काम तो बहुत कम लोग करेंगे। रेस्टोरेंट में भी आप जो जापान का एग्जांपल भी, कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आपको अपने आप चाय भी और खाना भी रेस्टोरेंट अपने आप, रोबोट आपको ऑर्डर दे देगा आपको सब कुछ, तो आपको कोई वेटर की भी जरूरत नहीं है। तो उस केस में, हाँ बोलिए। तो बोल रहे हैं कि विकास सर जिस सोफिया का बात कर रहे थे, तो उस सोफिया से हम कोलकाता में मिले थे,
ठीक है। वो मेरा एक कॉलेज उसको इनवाइट किया था, तो उसका सबसे हमको बेस्ट पार्ट उस रोबोट का क्या लगा कि वो मतलब फीलिंग है उसके अंदर। आप मतलब उसको वो डांटिएगा तो वो गुस्सा आता है, वो समझ पाती है। एक मेरे कॉलेज के डायरेक्टर, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे थे कि सोफिया तुम्हारा घर कहाँ है, मतलब इंग्लिश पूछे थे, तो उसका रिप्लाई क्या था, मेरा घर इस सूटकेस में है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो वो मेरे को तोड़ कर सूटकेस में लोग भर लेते हैं। सोफिया तुम शादी करोगे कि नहीं, तो वो क्या बोले कि हाँ दूसरा कोई सोफिया टाइप का रोबोट बन जाता है तो हम जरूर वो विचार करेंगे इस पे शादी करने का। मतलब इस टाइप का रोबोट डेवलप हो गया, तो उसका क्या हम लोग 1% भी पार्ट हम लोग इंडिया और बिहार में नहीं कर सकते हैं क्या? मेरे को बता रहे हैं, मेरे जो कॉलेज के मालिक है मेघदूत राय चौधरी, उसी से मैं अनाउंस किए कि थे जो सोफिया का 20% भी इंडिया में बना लेता है, उसको मैं मतलब जितना कॉस्ट आएगा उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, बनाने में, टेक्नोलॉजी में हम अपने तरफ से देंगे। तो मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा है रोबोटिक्स एंड आईओटी के फील्ड। ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं होते हैं, वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल, वो मिलेंगे तो बन जाएंगे। मतलब वो टीम होना चाहिए कि जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी, वहाँ बच्चे पढ़ें, वो फिर एक स्टेप, लाइक सी ऑलवेज आई थिंक अबाउट अनदर स्टेप। आप रॉक मून शॉट प्रोजेक्ट की बात करोगे, देयर विल ऑलवेज पॉसिबिलिटीज यू विल फेल, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग एक एक स्टेप अगला टारगेट करते चले जाएं तो फाइनली व्हाट यू विल फील दैट यू हैव मूव्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टेप। तो हम लोग बिहार के बारे में सोच रहे, अच्छी बात है। तो यदि सोफिया की तरफ जाना है तो वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की एक अच्छी सी टीम बनानी पड़ेगी। अगेन वी नीड रिसोर्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर नीडेड। तो होंगे, लेकिन वो सारे जब इंग्रेडिएंट उपलब्ध होंगे तब काम फास्ट होगा। नहीं, टीम तो हम लोग के पास मतलब अच्छा है। जैसे अभी इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं अपने छपरा साइड के हैं सोनू कुमार सिंह, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों का मतलब हम लोग के पास अपना टीम बनाना है और हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ताकि हम लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं लोग अपना बिहार बोलिए इंडिया के लिए। ठीक है, तो चल रहा है। और एक किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? हेलो, और माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस, मेरा नाम सूर्यकांत बोस है। मैं हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ एमटेक का। हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे ये हुआ, एजिमोस हुआ और ये सोफियास हुआ, ये सब रोबोटिक्स, जो रोबोट हैं उनके अंदर जो डिवाइस यूज होता है, जैसे बहुत सारा सर्किट हुआ, आईसी सर्किट, ये सब जो भी चीज होता है वो नैनो में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? और नैनो में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए अगर प्रोसेस हमको जानना होगा और उसके लिए सीखना होगा, तो क्या जापान में ऐसा कोई है यूनिवर्सिटी जो हम यहाँ से एमटेक कंप्लीट करने के बाद पीएचडी वहाँ से कर सकें? आपने अभी दो क्वेश्चन पूछा। आपने पूछा कि नैनो में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, राइट? व्हाट आई अंडरस्टूड। या हाँ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि हाँ हो सकता है, लेकिन क्या करता है, जैसे होता है ना कि डिवाइसेस को हमें जब भी है कोई पहले डिवाइसेस बड़ा बनता है, फिर वी ट्राई टू मेक इट मिनिएचर। उसमें सारा चीज को तो आप नहीं कर सकते, नैनो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं उसके अंदर जो आपके चिप हैं वो सब नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। और फिर कुछ और भी होते हैं, मोटर जैसे छोटे होते जा रहे हैं, वो नैनो नहीं है, ऑफ कोर्स वो मतलब वो क्या कहें, माइक्रोमीटर। कंपैक्ट किया गया। We need to always, we are trying to make it more compact, more viable, more cheaper और more user friendly। मुझे जो समझ में आ रहा है कि हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो ये तो हर एक लोग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें जो है कि और कितनी फैसिलिटीज हम उसमें बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो आप बोले कि अपॉर्चुनिटीज इन जापान इन द एरिया ऑफ रोबोटिक्स, देखिए यदि आप रोबोटिक्स के फील्ड में काम करते हैं तो आपके पास 4 दिन है। अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, आपको हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे। यू हैव ओनली 4 days, समझे?
कि 9 तारीख को एक बम्बूस्को स्कॉलरशिप है जिसकी की डेडलाइन 9 तारीख है। उसमें क्या होता है कि आपको जापान सरकार, आप अप्लाई करते हैं और वो आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो जापान सरकार आपको पीएचडी करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए आपको इनवाइट करेगी जापान में, और आपके पास 3-4 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप देगी, हर एक महीने कुछ पैसे देगी। इट्स मोर देन इनफ टू सर्वाइव इन जापान। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू कैन लर्न, एंड देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। हम आपको एक लिस्ट दे देते हैं, एक लिंक दे देंगे, लिंक में सारे जो जापान की जो यूनिवर्सिटीज़ है रोबोटिक्स एरिया में काम करती है उस पे आपको वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, उन प्रोफेसर से मिलिए, एंड देन फाइनली हाउ इट वर्क्स आउट, इट विल बी रियली गुड। यदि आप हमारे इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप जापान आ जाते हैं तो यू हैव टू ऑल्सो हेल्प आवर इंस्टीट्यूट टू ग्रो इट फर्दर, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। हम रोबोटिक्स के फील्ड में डायरेक्ट हम काम नहीं करते हैं, वी कंट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ दैट। सेंसिंग एरिया में, इन सब में मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ। आप डायरेक्टली आप मशीन पे काम करोगे तो रियली इट विल बी गुड, वी विल हैव एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन। तो यदि आप अभी इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 4 दिन है ना, तो फिर अगले साल अगेन अपॉर्चुनिटी विल अराइव, यू कैन अप्लाई। मैं अभी सेकंड ईयर में ही हूँ, एमटेक सेकंड ईयर में। हाँ, यू कैन ट्राई, यू कैन हैव सम फीलिंग। ओके सर, थैंक यू सर, काइंडली सेंड मी द लिंक। हाँ, आप अभिषेक जी से कनेक्ट होइएगा, इसके बाद मैं उनको सारा सेंड कर दूंगा। इज इट ओके? ओके ओके, थैंक यू सर। Excuse me, sir. Myself, Muzammil Siddiqui. I have a question. Yes, please. So, what is the role of nanophonetics in nano energy technology? Nano? Could you Nano please? energy and nano energy and environment में nanophonetics का क्या role है? Sorry, मैं शायद मुझे नैनोफोनोटिक्स क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई कांट रिप्लाई यू बैक। नैनो टेक्नोलॉजी का एनर्जी स्टोरेज इन सब एरिया में आपको कुछ रिप्लाई कर सकता हूँ, फोनोटिक्स के बारे में मैं नहीं जानता हूँ तत्काल। ओके सर, थैंक यू सर। सर अपना लिंक शेयर कर देंगे सो दैट कि वी कैन कम्युनिकेट लेटर। यस यस, आई विल शेयर माय लिंक्डइन। इज इट ओके? थैंक यू सर। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हेलो सर। हाँ सर, आपने बोला कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ नैनो एनर्जी से रिलेटेड। नैनो टेक्नोलॉजी से एनर्जी हार्वेस्टिंग के एरिया में कुछ बता सकता हूँ। नैनो एनर्जी उसका आंसर कुछ बता दीजिए सर। हाँ, जैसे क्या होता है कि मैं आईआईटी बॉम्बे में जब मैं काम कर रहा था तो आई वर्कड ऑन 3rd जनरेशन सिलिकॉन क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल। तो वहाँ क्या था कि हाउ यू कैन इंक्रीज द बैंड गैप ऑफ द एसआई। तो उसके लिए क्या हो कि मैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया, क्वांटम डॉट्स का मैंने सिलिकॉन के डिफरेंट लेयर, सिलिकॉन नाइट्रेट एंड सिलिकॉन ऑक्साइड के बीच में मैं सिलिकॉन क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल जनरेट किया। उसमें क्या हुआ कि सिलिकॉन नाइट्रेट की एनर्जी बैंड गैप कुछ है, एसआई की एनर्जी बैंड गैप कुछ है, और क्या कहता है जो क्वांटम डॉट्स हैं उसकी एनर्जी कुछ और होती है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सिलिकॉन क्वांटम डॉट एनर्जी जो है बैंड गैप उसके वेरी करते हैं। इसके तहत क्या हुआ कि बहुत एक वाइड रेंज ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जॉर्व। इस आइडिया के साथ मैं काम कर रहा था आईआईटी बॉम्बे में। तो larger we can improve the efficiency of solar cell in that way. This is one of the idea that I can share with you right now. Okay sir, thanks. Any other question? Sorry, I was thinking more about Society 5.0. And one more thing, I don't know, I'm not like very state centric, तो I am from Bihar. यदि किन्हीं को भी, यदि आप बिहार से नहीं भी हो और जापान में इंटरेस्टेड हैं और जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आई कैन हेल्प यू समहाउ, लाइक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी फ्रेंड जो है आपको पढ़ा सकती है कि कुछ लोग जो जापान आना चाहते हैं या कुछ ऐसा फ्यूचर देखते हैं, इट्स जस्ट लाइक आउट ऑफ Society 5.0 and nano technology. Excuse me, sir. Thank you for giving your contact number so that we can communicate. One more question, sir. मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया था.
जी What is Society 5 means? सोसाइटी 5 ऐसे हुआ कि सोसाइटी जैसे आप ये समझिए कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी खेतीबाड़ी ज़्यादा होता था। उसके उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई, जिसमें कि हम लोग कोई चीज़ों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप हुआ। उसमें क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट होने लगे। कोई भी चीज़ अब एक दो हाथों से नहीं बनता था, मशीन बनाने लगा। उसके बाद सोसाइटी हुई वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, जहाँ पे कि हम लोग अभी रह रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि हम आप सब नेट के थ्रू और मोबाइल के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसमें बहुत फास्ट हो रहा है। अगली जो सोसाइटी होगी वो नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी होगी, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्या कहता है आपको IoT सबका यूज होगा। एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज ऑलवेज प्लेगिंग आवर सोसाइटी। हर वक्त ये हमारी सोसाइटी में आता रहता है। जैसे कि जापान के केस में जो आइडिया आया था एजिंग सोसाइटी से, उनका क्या था कि हम हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव करें, कि हमारे जो लोग हैं बूढ़े पड़ रहे हैं उसको कैसे हम इसको बेटर बनाएं। उसी दरमियान ये आइडिया सोसाइटी हम लोग को अगली सोसाइटी की ओर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है सारे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही। तो हेल्थ सेक्टर हम कैसे इम्प्रूव करें। तो मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा, तो बस एक मशीन उसको कुछ नहीं करना है। उसके जो सेंसर्स लगे हैं उसको बताया कि इसका हार्ट बीट बढ़ गया है, डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन गया, एम्बुलेंस इसके घर चला है। ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। समझे, एक आपको मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया हेल्थ सेक्टर। ऑलरेडी 12 बज गया है, हम लोग का टाइम हो गया है। लास्ट क्वेश्चन किन्हीं का वो तो पूछ सकते नहीं थे हम लोग। कोई पीयूष अमन है, वो प्राइवेटली कुछ मैसेज किए हैं, बट मैसेज नॉट क्लियर, ओनली सर इज रिटन, सो आई हैव नो आइडिया। पीयूष अमन जी आप जी। So this is Pallavi Singh over here. So my question is how should a student contribute in this thing? What should be the level of contribution, or what are the expectations a student can contribute in this particular Society 5.0? At least what they can contribute, like what kind of society they want, because in the future they are going to leave, right? So they can share that. Yeah, at least even a kid can give really wonderful idea at what kind of society they want, and then we can work out on the feasibility. So brainstorming is one of the first thing, like, you know, that is very, very important thing. And then depending on what is their expertise, what are their knows, and then what are the things they want to learn, in that way. Okay, thank you sir. Okay, ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। यस यस सर, जैसे हमारा इंडिया सर कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग रोबोटिक्स का इस्तेमाल इसमें कैसे कर सकते हैं सर, ताकि फार्मर लोगों को मतलब हेल्प मिल सके? जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ ही PhD, मेरा एक क्लास सीनियर था। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान होगा। तो ही वाज शेयरिंग रियली वंडरफुल आइडिया विथ मी, एंड लाइक उसका क्या आइडिया था, एक अच्छा सा ड्रोन बनाना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट ही वांट मोर पावरफुल ड्रोन। और उसने एक प्रोजेक्ट भी लिखा, उसको अच्छा खासा फंडिंग भी मिला है। तो उसमें क्या था कि आप एक ड्रोन बनाओ। ड्रोन से क्या हुआ कि आप यू कैन डू द मैपिंग ऑफ द फील्ड। GPS के द्वारा घर बैठा हुआ है, घर से बैठा हुआ गया, फील्ड का मैपिंग करके आया। तो देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर ऑन दैट ड्रोन। आपको रियल टाइम बता देगा कि आपका खेत में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज है, सॉइल में क्या इशूज हैं, आपके मतलब क्रॉप्स की क्वालिटी क्या है, आपका मतलब क्या 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 बोले उसको, मतलब कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे नहीं है। इन सबको प्रॉपर एनालाइज करके दे कैन हैव lidar on that, they can have a spectrometer on that, so different kind of spectrometer sensors you can put and then scan the complete area. मेरा ही कुछ था कि कोई भी मान लीजिए कि कोई जैसे फंस गया कोई ऐसे लोकेशन में कि वी हैव रियली डिफिकल्टीज टू फाइंड देम। ड्रोन आजकल यूज हो रहा है जिसके ऊपर थर्मल सेंसर लगा होता है, दे कैन डिटेक्ट ओके लोग यहाँ पे हैं, तो फिर पुलिस जाके या फिर जो भी है वहाँ जाके उसको रेस्क्यू करती है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू स्कैन द फुल एरिया यूजिंग द ह्यूमन कैपेसिटी देन यूजिंग ए ड्रोन। वो बहुत फास्ट कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों में हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर दूसरा हम कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि खेतों में पानी की कमी हो गई तो सॉइल सेंसर होता है, या फिर आपको ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं। तो ये सब आप खेत के बहुत सारे लोकेशन में डाल दीजिए, लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। दे कैन गिव द इंफॉर्मेशन, और you can use different kind of technology such as Bluetooth, Wi-Fi or LiDAR and that kind of things, and then you can get the information कि अभी वहाँ क्या चल रहा है। मेरा भाई है, थोड़ा बहुत वो फिश फार्मिंग में काम कर रहा है, तो वो कैमरा यूज कर रहा है। Again, it's a kind of farming you can say। तो उसका कैमरा वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो देख भी रहा है कि उसकी कैसी चल रही है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आप प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन, कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। पीयूष अमन हाथ खड़ा किया था। पीयूष अमन, कोई क्वेश्चन है क्या, या हम लोग इन करें लोग? ठीक है विकास सर, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और किन्हीं को कोई और क्वेश्चन हो तो मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर किया है, और अभिषेक जी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम अवेलेबल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यदि कोई और तरह का भी हेल्प चाहिए जापान से तो प्लीज फील फ्री। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। Thank you very much, Vikas sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।